नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक और स्वागत करता हूँ आपका विवेक ज्ञान के इस वीडियो पे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एडाप्टेशन इन एपिफाइट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एपिफाइट्स होते क्या हैं। सो एपिफाइट्स ऑल्सो कॉल्ड एयर प्लांट। एपिफाइट को हम एयर प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। एनी प्लांट दैट ग्रो अपॉन अनदर प्लांट और ऑब्जेक्ट मेयरली ऑन द फिजिकल सपोर्ट, यानी कि ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उनको हम एपिफाइट्स के नाम से जानते हैं। एपिफाइट्स हैव नो अटैचमेंट टू द ग्राउंड और अदर ऑब्वियस न्यूट्रिएंट सोर्स एंड आर नॉट पैरासाइटिक ऑन द सपोर्टिंग प्लांट। ओके, तो ये एपिफाइट एक ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनका कॉन्टेक्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, यानी कि ये अपना ग्रो दूसरे प्लांट के ऊपर करते हैं, लेकिन ये इसके लिए सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, इस प्लांट के ऊपर ये निर्भर करते हैं। बाकी दूसरे तरीके के जैसे कि फोटोसिंथेसिस अगर करना हो और खाना इनको स्वयं के लिए बनाना हो, तो ये खुद ही इतने सक्षम होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए भोजन बना सकते हैं। तो ये भोजन के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं, केवल और केवल इस सपोर्ट के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए ही केवल इस प्लांट के ऊपर ये निर्भर करते हैं। तो एपिफाइट एक खास तरीके के एयर प्लांट होते हैं। मोस्ट एपिफाइट्स आर फाउंड इन मोस्ट ट्रॉपिकल एरिया। तो ज़्यादातर जो ये एपिफाइट्स होते हैं ये मोस्ट ट्रॉपिकल एरियाज पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, और where their ability to grow above ground level provide access to sunlight in dense forest and exploit the nutrients available from the leaf and other organic debris that collect high in the tree canopy। तो ये जो एपिफाइट हैं आपको ऐसे जगह पे दिखाई देंगे जहाँ पे जो पेड़ होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और ये जो लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ आपको किस जगह पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है काफ़ी डेंस होता है ना, यानी कि काफ़ी घने जंगल होते हैं। वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, क्योंकि जो लंबे पेड़ होते हैं उनकी जो कैनोपीज होती हैं उनको पूरी तरीके से ढक लेती हैं। तो इसके चलते ये जो छोटे प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रो करने लगते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, ताकि इनको सनलाइट एक्सेस हो सके। एंड द मेजॉरिटी ऑफ एपिफाइटिक प्लांट आर एंजियोस्पर्मिक। तो ये जो ज़्यादातर जो आपको एपिफाइटिक प्लांट दिखेंगे ये एंजियोस्पर्मिक ग्रुप के ही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट ही होते हैं। दे इंक्लूड मैनी स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड, टिलैंडिसेस एंड अदर मेम्ब्रेन ऑफ द पाइनएप्पल फैमिली लाइक ब्रोमलिएसी। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको ज़्यादातर ऑर्किड्स की फैमिली दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको टिलैंडिसियस के फैमिली के दिखाई देंगे, और जो पाइनएप्पल फैमिली यानी कि जिनको हम ब्रोमलिएसी कहते हैं वो भी आपको यहाँ साथ साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको मोसेस, फर्न्स और लिवरवर्ट जैसे कॉमन एपिफाइट भी आपको देखने को मिलेंगे। दे आर फाउंड बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। और ये जो आपको मोसेस, फर्न्स और लिवरवर्ट होते हैं ये आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। मीनिंग ऑफ एपिफाइट, तो आइए जानते हैं कि ये जो एपिफाइट शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो एपिफाइट वन ऑफ द सब डिवीजन ऑफ रॉनकियर सिस्टम। तो ये एपिफाइट एक सब डिवीजन होता है। एक जब रॉनकियर सिस्टम बनाया गया तो उसमें इसको एक सब डिवीजन के रूप में लिया गया था। द टर्म एपिफाइट डेराइव्स फ्रॉम द ग्रीक एपी मीनिंग अपॉन एंड फाइटिंग मीनिंग प्लांट, यानी कि ये जो एपिफाइटिक शब्द है ये एक ग्रीक शब्द से डेराइव किया गया, जिसमें से एपी का मतलब होता है अपॉन यानी कि ऊपर की तरफ, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट यानी कि पौधा, यानी कि ऊपर की ओर रहने वाले पौधों को हम एपिफाइट कहते हैं। तो एपिफाइट प्लांट आर समवन टाइप कॉल्ड एयर प्लांट। ओके, तो कभी कभी ये जो एपिफाइटिक प्लांट होते हैं इनको हम एयर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो रूट होते हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एयर प्लांट। हाउएवर देयर आर मैनी एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ एल्गी दैट आर एपिफाइट ऑन अदर एक्वेटिक प्लांट। तो ज़्यादातर जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं जो एल्गी के होते हैं, तो ये आपको एपिफाइटिक रूप से देखने को मिलेंगे। ये आपको दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि जो शैवाल होते हैं तो उन शैवाल को भी हम एपिफाइट के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जो एपिफाइट कितने टाइप के होते हैं, यानी कि इनके प्रकार हम कितने भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एपिफाइट हाउएवर कैन जनरली बी कैटेगराइज्ड इनटू होलो एपिफाइट एंड हेमी एपिफाइट। तो जो ये एपिफाइट होता है इनको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं।
एक होलो एपिफाइट और दूसरा हेमी एपिफाइट। तो अ होलो एपिफाइट इज अ प्लांट दैट स्पेंड इट होल लाइफ साइकिल विदाउट द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। ओके, तो होलो एपिफाइट एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनका पूरा का पूरा जो जीवन चक्र होता है वो बिना ग्राउंड के कांटेक्ट में आए ही स्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम होलो एपिफाइट कहते हैं। और वहीं पे अगर किसी प्लांट का आधा लाइफ साइकिल, हाफ ऑफ इट्स लाइफ विदाउट द ग्राउंड बिफोर द रूट्स, ठीक है, यानी कि आधा लाइफ उसका ग्राउंड के कांटेक्ट में आए बिना बीते, और जब इसके जो रूट्स हैं वो धीरे से बढ़ के ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाए, तो बाकी का जो जीवन है वो ग्राउंड से टच होके इनका बीतेगा। तो ऐसे वाले एपिफाइट को हम क्या कहते हैं? हेमी एपिफाइट। यानी कि आप इसको साधारण शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि होलो एपिफाइट मतलब ऐसे प्लांट जिनका पूरा का पूरा जीवन चक्र बिना ग्राउंड लेवल को टच किए ही बीत जाता है, उनको हम होलो एपिफाइट कहते हैं। और उसी के अलावा अगर किसी प्लांट का आधा जीवन चक्र इस तरीके से बीतता है तो उनको हम हेमी एपिफाइट्स कहते हैं। तो ऑर्किड्स आर अ कॉमन एग्जांपल ऑफ होलो एपिफाइट। तो होलो एपिफाइट्स का सबसे सामान्य उदाहरण हम ऑर्किड्स या वेंडा रूट को देख सकते हैं। एंड स्ट्रैंगलर फिग्स आर एन एग्जांपल ऑफ हेमी एपिफाइट। और स्ट्रैंगलर फिग नाम का जो पौधा होता है ये एक कॉमन एग्जांपल होता है हेमी एपिफाइट्स का। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन एपिफाइट्स। अब आइए जानते हैं इसके जो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है उनके बारे में। तो ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स और प्लांट बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब द वाटर। तो जो इसके पेड़ होते हैं, जो आपको इनके पौधे दिखाई देंगे एपिफाइट्स के, तो उनके लिप्स या फिर प्लांट बॉडी के सरफेस पे आपको ट्राइकोम्स दिखाई देते हैं। और ये ट्राइकोम्स क्या काम करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दिस शैल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये वाटर से ही एयर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो पाते हैं। दैट इज स्पेनिश मॉस। जैसे कि स्पेनिश मॉस इसका एक सामान्य एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। लिव्स आर थिक एंड फ्लैशी। इनके जो लिप्स होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं। दिस नेचर ऑफ लिप्स आर हेल्प टू स्टोरेज ऑफ वाटर। और ये वाला जो नेचर होता है लिप्स का, तो ये इन्हें हेल्प करता है वाटर को स्टोर करके रखने में। दैट इज वेंडा एंड अदर ऑर्किड्स। जैसे कि वेंडा और दूसरे तरीके के जो ऑर्किड्स हैं इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं। इन सम एपिफाइट्स ट्यूबर लाइक ओव्यूल स्ट्रक्चर आर फॉर्म इन द बेसल पार्ट ऑफ स्टेम। कुछ एपिफाइट में हमको इनके स्टेम के बेसल पार्ट में हमको ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ट्यूबर लाइक ओव्यूल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कॉल्ड इट स्यूडो बल्ब और स्यूडो ट्यूबर्स। ठीक है, और इनको हम स्यूडो बल्ब या स्यूडो ट्यूबर्स कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक ट्यूबर्स नहीं होते हैं, केवल एक छदम रूप से होते हैं। इसको हम लोग छदम ट्यूबर्स या फिर स्यूडो ट्यूबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका एक सामान्य उदाहरण आप देख सकते हैं, मिर्मेकैडिया ट्यूबोर्सा। इसके अलावा लिप्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू फीचर्स। इनके जो लिप्स होते हैं वो ज़्यादातर फीचर्स में यानी कि पॉइंट कलर्स में आपको जैसे देखने को मिलते हैं उस तरीके से बदलते हुए दिखाई देंगे। Ants are makes our nest in inner side of the pitcher and store our food and eggs। तो जो चींटियां होती हैं, ठीक है, तो ये अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? इन्हीं के जो पिचर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये अपना घोंसला बनाती हैं और वहाँ पे अपना फूड और एग्स जो होता है उनको ये रखने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि इसका सामान्यतः एग्जाम्पल जो होता है डिस्कीडिया होता है, डिक्सीडिया होता है। इनोफिट, two types of roots are found in, one are clinging roots and second are aerial roots। तो यहाँ आपको दो तरीके के रूट्स दिखाई देंगे, जिसमें पहला होता है क्लिंजिंग रूट्स और दूसरा होता है एरियल रूट्स। तो क्लिंजिंग रूट्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड एरियल रूट्स आर प्रेजेंट इन द अपर साइड ऑफ एपिफाइट्स। तो इसमें आपको जो क्लिंजिंग रूट होते हैं वो आपको बेसल पार्ट में, स्टेम के जो बेसल पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जो एरियल रूट होते हैं वो एपिफाइट्स प्लांट के अपर साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे पॉलिनेशन आर नॉट इजी फॉर एपिफाइट्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सैडी प्लेसेस। तो पॉलिनेशन इसमें आसान नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज्यादातर छाएदार स्थान पे निवास करते हैं। दैट द रीजन ऑफ फ्लावर ऑफ एपिफाइट्स आर वेरी अट्रैक्टिव। इसलिए इनके जो फ्लावर आप देखोगे
तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं, ताकि कोई यहाँ पे इंसेक्ट इनसे आकर्षित होकर इनके पास आए और पोलिनेशन में इनकी हेल्प करे। सम फ्लावर ऑफ ऑर्किड्स आर लुक लाइक अ फीमेल इंसेक्ट। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो फीमेल इंसेक्ट की तरह होते हैं, जो मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम में आते हैं। एंड मेल इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टिव। एनाटॉमिकल एडाप्टेशन एपिफाइट्स। अब हम मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के बाद हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल एडाप्टेशन कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं दूसरों से। एपिडर्मिस आर मल्टीलेयर्ड एंड सेल्स आर डेड एंड रेडियली इलोंगेटेड। तो एपिडर्मिस में आप देखेंगे कि काफी मल्टीलेयर्ड होते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं, यानी कि मृत कोशिकाओं के ये बने होते हैं, और इनकी जो मृत कोशिकाएं हैं वो रेडियली एलोंगेटेड अरेंज्ड रहती हैं। दिस टिश्यूज आर कॉल्ड वेलामेंट टिश्यू, और इन टिश्यूज को हम वेलामेंट टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। दे आर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनमें ये क्षमता पाई जाती है। बिटवीन द वेलामेंट टिश्यू एंड कॉर्टेक्स वन लेयर आर प्रेजेंट कॉल्ड इट एक्सोडर्मिस। तो ये जो वेलामेंट टिश्यू होता है और कॉर्टेक्स होता है, तो इनके बीच में आपको एक लेयर दिखाई देता है और इस लेयर को हम एक्सोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। तो वेलामेंट टिश्यू का आप काम समझ गए। वेलामेंट टिश्यू का काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे टच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसको वातावरण से ही वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और वाटर जरूरी है क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है। मैनी ऑफ दिस सेल्स हैव सुबेरिन, और ये जो सेल्स होते हैं जो आपको एक्सोडर्मिस देखने को मिलता है यहाँ पे, इसमें आपको सुबेरिन देखने को मिलेगा। सम पार्ट ऑफ द सुबेरिन थिन वॉल्ड सेल कॉल्ड इट पासेज सेल। कुछ जो ये सुबेरिन सेल के जो थिन वॉल्ड सेल होते हैं तो इनको हम पैसेज सेल भी कहते हैं। फ्रॉम दिस पैसेज सेल वाटर आर रीड फ्रॉम वेलामेंट टू कॉर्टेक्स एंड जाइलम। तो ये जो आपको पैसेज सेल दिखाई देते हैं, तो पैसेज का मतलब होता है किसी चीज को पास करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पास कर देना, उसको आगे भेज देना। तो इसके सहारे जो वाटर होता है ये वेलामेन से लेके कॉर्टेक्स तक, कॉर्टेक्स यानी और उसके अलावा जो जाइलम तक, ये वाटर को पास करने में मदद करते हैं। आफ्टर एक्सोडर्मिस मल्टी लेयर्ड रीजन आर प्रेजेंट। अब एक्सोडर्मिस के बाद आपको एक मल्टी लेयर्ड रीजन दिखाई देता है विच आर मेड अप विद पैरेन्काइमेटस टिश्यू, और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना होता है जिसे हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इन कॉर्टेक्स एयर चेंबर आर प्रेजेंट, और आपको कॉर्टेक्स के अंदर एयर चेंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे। Inner side of cortex, one layered endodermis is present. Some cell of endodermis are also thin-walled cell. These are passage cell. तो आपको कॉर्टेक्स के अंदर में आपको एक एंडोडर्मिस भी दिखाई देगा, और एंडोडर्मिस लेयर में आपको कुछ थिन वॉल्ड सेल दिखाई देते हैं जिनको हम पैसेज सेल कहते हैं, और पैसेज सेल का काम हमने पहले ही जान लिया है। आफ्टर द एंडोडर्मिस वन लेयर्ड पेरिसाइकल आर प्रेजेंट विच आर मेड अप विद द पैरेन्काइमेटस टिश्यू, और एंडोडर्मिस लेयर के नीचे आपको एक पेरिसाइकल का लेयर भी देखने को मिलेगा जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना होता है। एंड पिच ऑफ द यंग रूट हैव इंटरसेलुलर स्पोर्स एंड इन मैच्योर रूट पिथ आर ट्रांसपोर्ट इनटू स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। और इसके जो पिथ होते हैं वो यंग रूट के जो पिथ होते हैं उसमें आपको इंटरसेलुलर स्पोर्स यानी कि अंतरकोशिकीय अवकाश भी देखने को मिलता है। And in mature root pith are transport into sclerenchymatous cell। जबकि वहीं पे अगर आप मेच्योर रूट को देखो, मेच्योर रूट के पिथ को देखो, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स में। एंड लिव्स थिक क्यूटिकल लेयर एंड sunken स्टोमेटा आर प्रेजेंट, और उनके लिव्स में अगर आप देखो तो आपको मोटे क्यूटिकल का एक लेयर दिखाई देगा, और साथ ही साथ इसके जो स्टोमेटा होते हैं काफी धसे हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस डायग्राम में सबसे पहले आपको एक एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस के बाद आपको एक लेयर दिखाई देगा जो कि वेलामेन का लेयर होता है, और वेलामेन लेयर में ही वो गुण होता है जो वाटर को या मॉइस्चर को वातावरण से एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स दिखाई देगा। कॉर्टेक्स और वेलामेन के बीच में आपको एक और लेयर दिखाई दे रहा है, और इस लेयर को हम एक्सोडर्मिस कहते हैं। और एक्सोडर्मिस के बीच में ही आपको एक थिन वॉल्ड सेल भी दिखाई देते हैं जिनको हम पैसेज सेल के नाम से जानते हैं। और वहीं पे अगर आप कॉर्टेक्स में देखो तो बीच बीच में आपको खाली जगह भी दिखाई देंगे जिनको हम एयर चेंबर के नाम से जानते हैं। एयर चेंबर और
आपको जो कॉर्टेक्स है उसके नीचे आपको एक और एक एंडोडर्मिस का लेयर दिखाई देता है, और एंडोडर्मिस में भी अपने एक्सोडर्मिस की तरह पासे सेल पाए जाते हैं। और एंडोडर्मिस के नीचे फिर आपको पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के नीचे आपको वस्कुलर बंडल यानी कि फ्लोएम और जाइलम के जो सेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इन एपिफाइट, यानी कि एपिफाइट्स में ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन पाए जाते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस एंड कैपेबिलिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डन बाय द वेलामेंट टिश्यू। तो इसका सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ये है कि इसके जो वेलामेंट टिश्यूज है, इनके जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये क्षमता पाई जाती है कि ये एटमॉस्फेयर से भी डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनका जो फोटोसिंथेसिस होना है उसके लिए ये काम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो जब पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और दूसरों को बताना ना भूलें। और आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।